आज हम मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में मांगलिक दोष तो है, लेकिन मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है किन स्थितियों में? मांगलिक दोष होते हुए भी निरस्त हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं लगता है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं? तो सबसे पहले यह समझना होगा कि मांगलिक दोष लगता कब है। यदि कुंडली में लग्न में मंगल स्थित हो, या द्वितीय भाव में बैठा हो, या चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, या द्वादश भाव में बैठा हो, तो इन स्थितियों में मांगलिक दोष लगता है। 6 भाव 12 भाव होते हैं। 12 में से 6 ऐसे भाव हैं, यदि इन भावों में मंगल स्थित होता है तो मांगलिक दोष लगता है। कल एक दिन पहले भी मैंने मांगलिक दोष पर वीडियो दिया है। उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। उसमें मैंने मांगलिक दोष कब ज्यादा बुरा हो जाता है वो बताया है। इसके अलावा कुछ भ्रांत धारणाएं थी, उनके बारे में आपको बताया है। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो कल के वीडियो में मैंने मांगलिक दोष की स्थितियां किन स्थितियों में होता है और बहुत बुरा होता है, और जो भ्रांत धारणाएं थी वो बताई थी। आज मांगलिक दोष कब निरस्त हो जाता है मैं इस पर बात करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर एक व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है तो दूसरे की कुंडली मांगलिक होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अगर एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्थित है तो दूसरे की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में स्थित नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा योग हो जाएगा, वैधव्य का योग बन जाएगा। अगर एक की कुंडली मांगलिक है, जैसे लग्न में बैठा है, लेकिन दूसरे की कुंडली में लग्न में है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो द्वादश, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम कहीं भी हो सकता है, तब भी उसे माना जाएगा। इसी तरह द्वितीय भाव में अगर एक की कुंडली में है तो दूसरे की कुंडली में ये जो 6 स्थितियां इनमें कहीं भी हो चल जाएगा, वो माना जाएगा। इसी तरह कोई भी स्थिति हो, बस एक स्थिति मैंने आपको बताई कि अगर एक का मंगल सप्तम में है तो दूसरे का मंगल अष्टम में नहीं होना चाहिए और कहीं भी चल जाएगा। सप्तम में अगर एक का है तो वो सप्तम में भी हो, दूसरे का भी, या फिर चतुर्थ, लग्न, द्वितीय, द्वादश कहीं भी हो चल जाएगा। अष्टम में नहीं होना चाहिए। यदि एक का मंगल अष्टम भाव में है तो दूसरे का मंगल सप्तम में नहीं होना चाहिए, अष्टम में बहुत अच्छा है। इसके अलावा अन्य कहीं भी चल जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि एक का 7वें भाव में और दूसरे का 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी स्थिति होगी, ये वैधव्य की स्थिति कहलाती है। इसके अलावा
और कहीं भी हो, यानी एक की कुंडली मांगलिक है तो दूसरे की भी मांगलिक होनी चाहिए। अब यहां पर जो मैं आज भी बताने जा रहा हूं आपको, इसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि यदि एक की कुंडली मांगलिक है और अभी बता रहा हूं, जो बताने वाला हूं, ऐसे योग यदि हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरे की कुंडली मांगलिक हो। यानी एक की मांगलिक हो और दूसरे की अमांगलिक हो तो भी चल जाएगा, विवाह किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि मांगलिक की शादी अमांगलिक से करवाई जा सकती है? तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। पहली स्थिति तो ये है कि यदि मंगल सिंह राशि या कुंभ राशि में स्थित है तो मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर अमांगलिक से भी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद यदि मंगल लग्न में है तो लग्न में यदि मंगल उच्च अथवा नीच राशि में स्थित हो, मंगल यदि लग्न में है और अपनी उच्च अथवा नीच राशि में स्थित हो तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अमांगलिक से विवाह किया जा सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव में यदि मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित है तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं लगता है। अब इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या वीडियो देखकर नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने अभी आपको सिंह और कुंभ राशि, यदि मंगल सिंह राशि या कुंभ राशि में किसी भी भाव में स्थित है, किसी भी भाव में, ये जो 6 भाव बताए हैं मांगलिक के, कहीं भी स्थित हो सिंह अथवा कुंभ राशि में तो मांगलिक दोष नहीं लगता है, निरस्त हो जाता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि यदि मंगल लग्न में स्थित है तो चाहे अपनी उच्च राशि में स्थित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो, मांगलिक दोष नहीं लगता है, निरस्त हो जाता है। फिर सप्तम भाव में मैंने बताया कि यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि सप्तम भाव में भी यदि नीच राशि में स्थित है मंगल तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं, कारण यहां पर नीच राशि में हो, नीच राशि मंगल की कौन सी है? कर्क राशि है, तो फिर लग्न में आएगी आपकी मकर राशि, तो मंगल की वृश्चिक राशि यहां होगी और मेष राशि यहां पर होगी। अब मंगल यहां नीच राशि में स्थित है तो मैं मानता क्यों नहीं हूं? पहली बात तो ये कि ये जो सप्तम भाव है ये मारक भाव, पहला प्रमुख जो कारण है वो यही है कि ये मारक भाव है और दूसरा ये नीच राशि में स्थित हो गया है।
तीसरा, मंगल केंद्र का स्वामी होने से इसकी अशुभता नष्ट हो जाती है, तटस्थ हो जाता है, किंतु एकादश भाव का स्वामी होने से यह वापस क्रूर एवं अशुभ बन जाता है। तो जब ऐसा क्रूर एवं अशुभ ग्रह मारक भाव में और वो भी नीच राशि में स्थित होगा तो वो बुरा करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कैसे कह सकते हैं कि सप्तम भाव में नीच राशि में स्थित मंगल मांगलिक दोष को निरस्त कर देता है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब लग्न में जो कहा गया कि उच्च राशि अथवा नीच राशि में हो, तो यहां तो समझ में आता है कि मंगल ठीक है कि यहां बुरे भाव का भी स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी है, लेकिन ये लग्न है। लग्न में, अब लग्न में कोई भी ग्रह बैठता है तो लग्न की शुभता उसे प्राप्त हो जाती है। भले ही लग्न अशुभ हो जाए, पीड़ित हो जाए, लेकिन लग्न की शुभता तो उसे प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरी बात, वो अपनी उच्च राशि में स्थित ग्रह प्रसन्न होता है, बलवान भी होता है, प्रसन्न होता है और इसलिए अपने अच्छे रिजल्ट देता है। तो उच्च राशि में अगर है तब तो ठीक है, निरस्त समझ में आता है। नीच राशि में यदि है तब यहां नीच राशि में क्यों कहा गया है? यदि ये यहां पर कर्क राशि है तो यहां वृश्चिक राशि आएगी और यहां पर मेष राशि आएगी। ऐसी स्थिति में मंगल त्रिकोण का भी स्वामी बन गया और केंद्र का भी स्वामी बन गया। अकेला मंगल राजयोग कारक ग्रह बन गया। अब राजयोग कारक ग्रह जो होता है उसकी दृष्टि में, अशुभ ग्रह की बात कर रहा हूं, अशुभ ग्रह जो राजयोग कारक बन जाता है उसकी दृष्टि में 70% अशुभता की कमी हो जाती है, मैक्सिमम 30% अशुभता बचती है। दृष्टि में, युति या स्थिति में 100% शुभ हो जाता है, लेकिन दृष्टि में 30% अशुभता फिर भी कायम रहती है। अब ऐसा मंगल यदि लग्न में स्थित होगा तो जो 30% अशुभता शेष थी उसमें से भी 20% अशुभता और समाप्त हो गई, क्योंकि लग्न में है। अब केवल 10% अशुभता बची है, वो हमेशा रहेगी। 100% अशुभता किसी की समाप्त नहीं होती, क्रूर ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की। तो इसलिए यहां पर अगर नीच राशि में भी है तो मंगल का मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभी मैंने आपको लग्न और सप्तम भाव के बारे में बताया। अब द्वितीय भाव में यदि बुध की राशियां हैं, बुध की कौन सी राशि है? मिथुन और कन्या। यहां पर अगर मंगल स्थित है द्वितीय भाव में बुध की राशि में तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। इसके अलावा द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित है और वहां पर शुक्र की राशियां हो, कौन सी? वृषभ या तुला, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर चतुर्थ भाव में मंगल यदि स्थित है और वहां पर मंगल की स्वयं की राशि हो, मेष या वृश्चिक, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब अष्टम भाव बचता है। अष्टम भाव में मंगल यदि स्थित है और मंगल में
गुरु व अष्टम भाव में गुरु की राशियां हो धनु अथवा मीन, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो ये मैंने अभी आपको राशियों के बारे में बताया कि किस भाव में, किस राशि में स्थित होने से मंगल का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा दो ऐसी राशियां भी बताई हैं, सिंह और कुंभ। यदि इन राशियों में कहीं भी स्थित हो किसी भी भाव में, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में मांगलिक की शादी अमांगलिक से करवाई जा सकती है, कोई हानि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल यदि राजयोग कारक है तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। मंगल दो ऐसी लग्न हैं जहां राजयोग कारक होता है, कर्क लग्न में और सिंह लग्न में। तो कर्क और सिंह लग्न में भी मंगल का मांगलिक दोष नहीं लगता है, क्योंकि मंगल राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, बहुत ही शुभ ग्रह बन जाता है। बशर्ते कि किसी भी स्थिति में मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। अब केतु का नक्षत्र, यदि केतु के नक्षत्र में है मंगल, तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, मघा, मूल। यदि मंगल केतु के नक्षत्र में है, किसी भी नक्षत्र में, अश्विनी, मघा, मूल, तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। लेकिन एक शर्त है, ये जो नक्षत्र है, कोई भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। पहला चरण 0 से लेकर 3 अंश 20 कला तक। दूसरा चरण 3 अंश 20 कला से लेकर 6 अंश 40 कला तक। तीसरा 6:40 से 10 अंश तक। चौथा 10 अंश से 13 अंश 20 कला तक। ये 4 चरण होते हैं। कि मंगल को पहले चरण में स्थित नहीं होना चाहिए, शेष 3 चरणों में स्थित हो सकता है। यानी कि 3 अंश 20 कला से लेकर और 13 अंश 20 कला के बीच में। अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र में 3 अंश 20 कला से लेकर 13 अंश 20 कला के बीच यदि मंगल स्थित है, तो मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि मंगल राहु के नक्षत्र में हो, तो मांगलिक दोष और खतरनाक बन जाता है। और यहां मैं बता रहा हूं कि मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यदि मंगल पर गुरु की शुभ दृष्टि हो, गुरु शुभ भाव का स्वामी हो, बलवान हो, शुभ भाव में स्थित हो और गुरु की दृष्टि मंगल पर हो, लेकिन मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं होनी चाहिए। गुरु की दृष्टि तो मंगल पर हो, लेकिन मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। गुरु को शुभ भाव में स्थित होना चाहिए, बलवान होना चाहिए
और मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुरु की दृष्टि मंगल पर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यदि एक व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं है, किंतु उसका जन्म लग्न मेष अथवा वृश्चिक है, तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाएगा। एक की कुंडली मांगलिक है, दूसरे की कुंडली मांगलिक तो नहीं है, किंतु उसकी लग्न मंगल की राशि है। मंगल की ये दोनों राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो यदि उसकी जन्म लग्न मंगल की है तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरु के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं। सेकंड हाउस में यहां पर यदि शुक्र स्थित हो, मंगल साथ में नहीं होना चाहिए, यहां पर शुक्र स्थित हो और ये जो 4 केंद्र हैं, किसी भी केंद्र में पक्ष बली चंद्रमा स्थित हो और मंगल द्वादश भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, यहां कहीं भी हो, बस शुक्र के साथ नहीं होना चाहिए। शुक्र द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, तो शुक्र यदि द्वितीय भाव में है और पीड़ित नहीं है किसी से भी, और पक्ष बली चंद्रमा किसी भी केंद्र में स्थित हो, मंगल के साथ नहीं होना चाहिए, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। दोनों की का विवाह यदि 28 वर्ष के बाद किया जाए तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। दोनों का, एक का नहीं, दोनों की उम्र 28 से ज्यादा होनी चाहिए, तो भी मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। इसके अलावा जो विवाह गुण मिलान, वैसे तो देखिए गुण मिलान से शादी नहीं की जाती है। गुण मिलान का महत्व 25% है, 75% कुंडली मिलान का महत्व है। लेकिन फिर भी यहां मैं आपको बता रहा हूं, गुण 36 होते हैं। यदि मिनिमम 27 गुण मिल रहे हैं तो भी अच्छा है, फिर सोचा जा सकता है विवाह के बारे में। 27 ये मिनिमम है, 27 से ज्यादा होने चाहिए, गुण मिलने चाहिए। और विवाह गोधूली बेला में होनी चाहिए। गोधूली बेला का अर्थ है जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उस समय विवाह करना चाहिए, लेकिन उस दिन मंगलवार या शनिवार नहीं होना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन गोधूली बेला में विवाह करना चाहिए, तो भी मंगल दोष बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे निरस्तीकरण के ये कुछ ऐसे सूत्र थे कि यदि इन्हें ध्यान में रखा जाए तो फिर आंख बंद करके ये कहना कि मंगल
इन 6 भावों में है तो कुंडली मांगलिक है। ये सही नहीं है। मेरे अनुभव में अक्सर ऐसी कुंडलियां आती रहती हैं। मैं खुद भी सजेस्ट करता हूं, विवाह के लिए जब कुंडली मिलान के लिए आती है तब भी मैं, अगर ये जो स्थितियां हैं, तो यदि मांगलिक दोष निरस्त हो रहा है तो फिर अमांगलिक से विवाह किया जा सकता है। लेकिन ये तो केवल मांगलिक दोष के बारे में बात हुई है। कुंडली मिलान भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और भी है जो मैं फिर किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि मांगलिक दोष है तो उसे संतुलित कैसे किया जाए दूसरे की कुंडली से, बैलेंस में कैसे लाया जाए, उसका सही तरीका क्या है, तो उसके बारे में भी मैं फिर किसी वीडियो में आपको दूंगा। और कुंडली मिलान से संबंधित भी छोटा वीडियो कम से कम, अब ये बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, 40-40 मिनट के बन जाते हैं। और ज्यादा डिटेल में मैं जाऊं, ये जो मांगलिक दोष है ना, इस पर 20-25 वीडियो बनाए जा सकते हैं 1-1 घंटे के। मैं तो आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं, फिर भी इतना लंबा वीडियो बन जाता है। तो चलिए, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। जो मेरी एडवांस एंड बेसिक ज्योतिष क्लास 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होने वाला है। अभी जो बैच चल रहा है ये 23 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। तो आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।